तो बेटा आज अगला एपिसोड शुरू करते हैं। कंडक्टर्स। और कंडक्टर ही आगे चल के कैपेसिटर में कन्वर्ट होते हैं। तो पहले हम लोग कंडक्टर्स करते हैं। तो कंडक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि मटेरियल्स through which charge can flow easily are conductors, और कंडक्टर्स के बारे में दो तीन चीजें और पता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, और नंबर दो, कंडक्टर्स have sufficient number of free electrons। तो ये दो चार चीजें हम लोगों को मालूम है, और उसी के बिहाव पर हम लोगों को पहले कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द करंट फ्लो और ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। According to current flow or transmission of charge, materials are divided in three class: conductor, semiconductor, and number 4, 3, insulator। तो इसमें से हमारे टारगेट पे आज कंडक्टर है।
तो बेटा इसमें हमारे पास ये NCERT ट्वेल्थ वॉल्यूम फर्स्ट और पेज नंबर 67 से इसमें आर्टिकल नंबर 2.9 है। पेज नंबर 70 तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है। इलेक्ट्रो और लगभग ये IIT में, JEE में और नीट में सब में इसी पर क्वेश्चंस बना बना के बार बार आ रहे हैं। तो इट विल बी वेरी गुड अगर इसको हम लोग NCERT से लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लें। तो ये मैंने लिख दिया है, चैप्टर 2 का ये है। तो इसकी समरी हम आपको दे रहे हैं, एंड बट दिस इज योर वर्क, रीड आउट वेरी केयरफुली, रीड आउट वेरी केयरफुली, क्योंकि जो क्वेश्चन आए, मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन JEE मेंस में भी थ्योरी आती है आजकल, दोनों की एग्जामिनिंग बॉडी एक ही है। तो इस से वो क्वेश्चन पूछ देते हैं, और न सिर्फ पूछ देते हैं बल्कि वो स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होकर के गलत भी कर देते हैं। और मैंने भी जितनी बार इस आर्टिकल से क्वेश्चन बनाए, वो बेटा मेजॉरिटी में जो मैं सीरीज चलाता हूँ मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस उसमें डेफिनेटली आ जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को क्लियर ही नहीं होते हैं। इसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टीज दी हुई है, और पहला ही पॉइंट ये है कि इसका पहला पार्ट ये है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इसमें कंडक्टर की 6 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये इसका पहला पॉइंट है। अब इसमें इतना पढ़ लिया, इससे काम नहीं चलता है। इसमें लिखा है कि एक कंडक्टर कंसीडर करो। तो चलो एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया। मैं NCERT से ही पढ़ रहा हूँ ये, कंसीडर ए कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज, मतलब ये कंडक्टर न्यूट्रल हो या चार्ज हो, there may also be an external electrostatic field. In the static situation, when there is no current inside or on the surface of the conductor, the electrostatic field is zero everywhere inside the conductor. तो ये जो एक पॉइंट इन्होंने ये दे दिया है
कि नो करंट inside on the surface. ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी हर कंडीशन में, वेदर इट इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। मतलब इसको चार्ज दीजिए या चार्ज ना दीजिए। चार्ज देंगे हो तो क्या बता दिए क्या होगा, वो भी बताएंगे आगे। वो इसकी सरफेस पे फैल जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। और या फिर इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए, एक्सटर्नल फील्ड is present or absent, but current should not be there, neither through the surface or nor within the conductor। तब ये E बराबर जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर there is no current flow involved, then everywhere electric field is zero। ये एक मेन पॉइंट है और जनरली इसी पॉइंट को लेकर के स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट ये रटता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जीरो होती है तो जीरो होती है, ऑलवेज जीरो होती है। बट कब जीरो होती है? जब कोई करंट ना फ्लो कर रही हो, मतलब किसी प्रकार चार्ज का मूवमेंट ना हो रहा हो। इफ देयर इज a current through the conductor or wire, then electric field will not be zero inside that। और इसको, इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब आगे आने वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसी के बेस पे रहती है। अब ये कैसे होता है ये आपको बता दें। इसको मैं बता दूं, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो एक हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं। सपोज ये कंडक्टर स्फेरिकल शेप का ले लिया, ये कैसा भी शेप डजंट मैटर, एनी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लो। दिस इज योर कंडक्टर। तो कंडक्टर है, कोई चार्ज दिया ही नहीं गया है इसे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इसके अंदर। अब मान लो इसको हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दें। ये मैंने एक्सटर्नल फील्ड रख दी। एक कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दिया तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा? मैकेनिज्म ये है कि कंडक्टर हैज sufficient number of free electrons। कंडक्टर के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं विद इन द मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी तो अंदर बाहर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन है तो अब इस पर फोर्स लगने लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फील्ड के अलोंग इधर भागेगा और अल्टीमेटली ये सरफेस पे ही रेस्ट पाएगा, इसके आगे तो जा नहीं सकता है। ये सरफेस निगेटिव चार्ज डेवलप करने लगेगी और इलेक्ट्रॉन हर तरफ से भागेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो जो पीछे वाले पोर्शन है यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट रीजन से कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहे हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड। और कंडक्टर का ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस पे इधर चार्ज आने लगेगा, ये इधर चार्ज आ जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि होल चार्ज निगेटिव। तो इस तरीके से तुरंत कंडक्टर क्या होगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। और ये पोलराइजेशन, जब ये चार्ज आ गया है तो इन चार्जेस की भी अपनी फील्ड होगी, और ये इस तरीके से पोलराइज होता है कि एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो कंडक्टर is polarized and E becomes zero everywhere inside the conductor। बताने में टाइम लगता है, समझाने में। आप कहोगे क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है? तो सपोज कर लो सिचुएशन में किसी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो सब जगह है, तो उस जगह का इलेक्ट्रॉन भागेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों की भागा दौड़ी इस तरीके से होती रहती है कि कंडक्टर का वन साइड निगेटिवली चार्ज हो जाता है, अदर साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो हो जाती है। यहाँ पर चूंकि कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल था, तो टोटल निगेटिव चार्ज appeared at the surface is equal to total positive charge appeared। जितना माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही प्लस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा। बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन is not uniform, that depends upon distribution, जिसको कि हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पे ही चार्ज रहता है। सिग्मा डिपेंड्स अपॉन E and shape and size also। अगर कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद, और ये कुछ समय बड़ा छोटा होता है, लगभग इसको 10 टू द पावर -13 टू 10 टू द पावर -16 सेकेंड्स के अंदर ये काम हो जाता है। तो तुरंत ये कंडक्टर पोलराइज हो जाएगा, एक तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इतना श्योर है कि जितना निगेटिव चार्ज अपीयर होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। बट ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करती है कि कंडक्टर की शेप क्या है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की थी। तो ये एक स्पेशलिटी है। और अगर तुम में से किसी के मन में ये जानकारी इकट्ठे करने की जिज्ञासा आ जाए कि सर कहाँ से कहाँ तक निगेटिव चार्ज रहेगा, या चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना होगा,
तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है, और इसको हम हायर एजुकेशन में लाप्लासेस इक्वेशंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक के और हायर मैक्सवेल रूल्स वगैरह से डिटरमाइन करते हैं। दैट इज नॉट सिंपल। तो हम लोगों के कोर्स में थ्योरेटिकल नॉलेज ही रहता है। हाँ, कुछ स्पेशल केस जरूर हमसे पूछे जाते हैं, तो वो स्पेशल केस लेते हैं कि ए रेक्टेंगुलर स्लैब इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसके रिलेटेड आर्टिकल। रेक्टेंगुलर स्लैब इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज कर लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक इस तरह की रेक्टेंगुलर स्लैब रख दी है। तो इसकी लेंथ मान लीजिए, ये हाइट होगी कुछ, कुछ ये विड्थ होगी, एनीवे जैसा भी होगा, जो भी होगा। तो और इसकी थिकनेस भी कुछ होगी। सपोज ये थिकनेस भी है इसकी। ये क्यूबाइड रेक्टेंगुलर स्लैब रख दिए लाइक दिस। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सपोज ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में भागेंगे, कहीं शरण नहीं पाएंगे, और जो इसकी बैक वाली सरफेस है इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और इधर वाली सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, वो लेफ्ट की ओर भागेगा, और कहाँ रुक सकता है? लास्ट सरफेस पे ही रुक सकता है। तो हर जगह से इलेक्ट्रॉन भागेगा। इलेक्ट्रॉन तो सब जगह थे, यहाँ का भागेगा तो इधर वाला आएगा। तो बीच में तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलता है, लेकिन इधर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सपोज ये इंड्यूस चार्ज है क्यू आई, और ये है माइनस क्यू आई। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। प्लस क्यू आई का मॉड इज इक्वल टू माइनस क्यू आई का मॉड। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्जेस बराबर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुए हैं कि हर तरफ इस स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तब हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो अंदर वाला रीजन है उस पे दो तरह की फील्ड है। एक तो एक्सटर्नल फील्ड थी पहले से, जिसको हम लोग ई कहते थे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें और प्रोड्यूस हो जाएगी, ये लेफ्ट की ओर इंड्यूस होगी, इसको हम ई इंड्यूस्ड कहेंगे एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी। तो जितना ज्यादा चार्ज इधर भागेगा, इंड्यूस फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। ये उतना ही भागेगा जिससे ये इससे कट जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट 0 होनी चाहिए। 0 नहीं होगी, क्यों नहीं? 0 क्यों होनी चाहिए? अरे 0 नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन और भागेंगे। इलेक्ट्रॉन तो तब तक भागेगा ना जब तक उसके ऊपर फोर्स लगेगा।
जैसे तुम्हें कोई दौड़ाए हुए या पकड़े हुए तुम्हें तो मार रहा है, तो तुम भागना शुरू करते हो। तो कब तक भागोगे? जब तक वो मारता रहेगा। तुम ऐसी किसी जगह जाके शरण लोगे जहां मारना पड़े। तो वही चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? अगर किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाती है, और इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव करने लगता है। जब वो मूव करता है तो इधर उधर जाता है, तो इंड्यूस चार्जेस डेवलप होते हैं। इंड्यूस चार्जेस डेवलप होते हैं तो उनकी फील्ड डेवलप होती है। तो जब तक ये इंड्यूस फील्ड पुरानी वाली फील्ड को जीरो सब जगह नहीं कर देती है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन बेचारे भागते रहते हैं। तो फाइनल पोजीशन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बराबर होता है। तो ये तो ई दिया ही हुआ था और ये उसकी अपोजिट होनी चाहिए। तो ये अब कितनी होनी चाहिए? तो देखो, इसमें फॉर्मूला लगा दो। ये दो लेयर्स बन गई हैं चार्ज की। तो पहली लेयर्स की वजह से सपोज ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्यू आई अपॉन ए, और माइनस चार्ज की वजह से ये लेफ्ट में होगी, और प्लस चार्ज की वजह से ये हो जाएगी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये दोनों फील्ड अपोजिट होंगे। तो 2 QI अपॉन 2 A एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई। तो इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 कट गया, EA एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और ये जो सिग्मा है इट इज यूनिफॉर्म सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन 0। चार्ज Q अपॉन सिग्मा Q अपॉन। तो ये मैं रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए निकाल सकता हूँ। ये इंड्यूस चार्ज है E एप्सिलॉन 0। चार्ज डेंसिटी है और चार्ज इतना होगा E एप्सिलॉन 0। लेकिन अब इसी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दें, सपोज ये कंडक्टिंग स्फीयर रख दें, तो देखो सब जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो गया तो ये जीरो नहीं हो पाएगा। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस ये इसके अपोजिट होनी चाहिए, -E के बराबर। ऐसे ऐसे तो ऐसा कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? और सरफेस तुम्हारी स्फेरिकल है, तो उसमें ये निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हेलो। हाँ। हाँ बताइए। नहीं, पेपर तो अंकित ने बनाया था, लेकिन हमने कल देख लिया था ना इसमें करेक्शन। हाँ हमने देख लिया था, कल बता भी दिया था आपको, दिया नहीं ज्ञानेश सर ने? वो तो बोनस हो ही जाएगा क्योंकि उसमें आंसर ही गलत छपा है। हाँ। हाँ, आंसर 11वें को बोनस कर दीजिए और जो 36वां है उसका पहला आंसर दे दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। 34 में भी 10⁴ है। हाँ, अब पता नहीं, असल में कल जो पेपर हुआ था ग्रुप का उसमें तो पेपर में करेक्शन हुए नहीं थे, उसके बाद ही देखे गए थे। हाँ, तो वो फिर से आपको चेक करनी पड़ेगी, है ना। और आज वाले में अगर करेक्शन हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं हुए हैं तो भगवान जाने।
नहीं, वो तो मैंने कल ही क्लियर कर दिया था। अगर आज करेक्शन नहीं हुआ है तो फिर वही है, 11वां बोनस होगा और 36वें का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, तुम लोग बातचीत सुन गए क्या? माइक ऑन था सर। हाँ, वो जो आज पीसीटी का पेपर था ना फिजिक्स में, यस। उसमें जो 11वें नंबर का क्वेश्चन था वो 15 वोल्ट वीए माइनस वीबी नहीं आ रहा है, -5 आएगा। वो -15 आएगा। तो पेपर में करेक्शन हमने दिया था उसमें, पेपर ये अंकित सिंह सर का था। तो अगर वो नहीं करेक्शन हुआ है तो वो बोनस हो जाएगा, है ना। तुम 36 लोगों वाला ने क्या था? -15 दिया था, आज तुम लोगों ने दिया होगा ऑनलाइन। ये सर दिया था। हम्म। और 36वें का आंसर भी पहला हो जाएगा क्योंकि उसमें करंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। पता नहीं। चलिए, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालना कठिन है, तो कोई पूछता नहीं है, बस इतने थ्योरेटिकल पॉइंट याद रखो और स्लैब के लिए ये ध्यान भी रखो, है ना। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि at the surface of charged conductor, at the surface of charged conductor, E is perpendicular to the surface at every point. तो जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है और इसको हम चार्ज दे दें, तो ये थर्ड पॉइंट में बताया गया है, अगर इसके पास चार्ज है तो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, अंदर तो जीरो होगी, और अगर चार्ज नहीं है तो बाहर भी जीरो होगी, सरफेस पर भी जीरो होगी। लेकिन अगर चार्ज है तो हमेशा ये नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। ये इसीलिए जैसे आप स्फीयर को चार्ज करते हो तो हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड या इनवर्ड रहती है, बट ये नॉर्मल रहती है। और इस पर बेस्ड एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, और कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया गया है, तो बताओ लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी से फॉलो करेंगी। पहली चीज, कंडक्टर के अंदर से कोई भी फील्ड नहीं जाएगी, और जो जैसे यहाँ पे हमने ये स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया है, तो जैसे ये एक लाइन इसके सेंटर से जा रही है, सपोज ये सेंटर है, ये ऐसे जा रही है, अब ये सेंटर से नहीं जा रही,
लेकिन यहाँ पे तो फील्ड रेडियल ही होगी क्योंकि कंडक्टर है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब ये बढ़ाओगे तो सेंटर से मिलेगी, तो सिमिलरली नॉर्मल ही निकलेगी तब ऐसे जाएगी। यहाँ वाली जैसे है तो ऐसे मुड़ती जाएगी, यहाँ ये नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे जाएगी। ऊपर वाली भी ऐसे ही आएंगी, इधर ऐसी होनी चाहिए तो ये ऐसी मुड़ती जाएगी, ये ऐसे जाएगी। दूर वाली पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस टाइप का रहता है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत आया, तो इसका पीछे रीजन यही है कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया कंडक्टर एक तरीके से चार्ज कंडक्टर है, क्योंकि चार्ज तो इसमें पोलराइज हो ही जाता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने। तो दो चीजें देखनी होती, अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाए, क्योंकि अंदर कोई फील्ड लाइंस ना जाए, क्योंकि अंदर फील्ड जीरो है। और नंबर दो, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल टू दी सरफेस पड़े और नॉर्मल टू दी सरफेस जाए। इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है। तीसरा पॉइंट इसका ये है, the interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. The interior of a conductor have no excess charge in the static situation. और इसको शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज रिमेन आउटसाइड। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इवन सॉलिड भी है, लेकिन चार्ज दोगे तो वो उसकी सरफेस पर ही फैल जाए, सरफेस पर ही फैल जाएगा। चौथा पॉइंट ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a constant throughout the volume of the conductor. Throughout the volume of the conductor. And surface. तो किसी भी शेप का कोई भी कंडक्टर हो, अगर आप इसको कुछ चार्ज देते हैं या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इसके अंदर और इसकी सरफेस पर वॉल्यूम सब जगह सेम होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वॉल्यूम तो स्केलर है, वोल्टेज पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल सब जगह सेम होता है। And fifth point is the electric field at the surface of a charged conductor E is equal to sigma upon epsilon 0 n cap, where sigma is the surface charge density. तो सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है और यहाँ पे अगर मुझे
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस जगह की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, उसके बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, बट इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 एन कैप, नॉर्मल डायरेक्शन। गॉस लॉ लगा के आसानी से इसको निकाला जा सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लोकल चार्ज डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। तो ये 5 पॉइंट हैं, और इसके बाद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। तो शील्डिंग हम आपको थोड़ा सा अलग से बता देंगे, वो अभी उतनी नहीं समझ में आएगी, तो छठा हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसको हम लोग एक दो टर्न बाद डिस्कस करेंगे, जब उसके लायक समाप्त कर लेंगे, अभी ये इतनी जल्दी नहीं समझ में आती है। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास लब्बो लुआब आया है वो ये है कि अगर ये मान लो किसी भी शेप का कोई कंडक्टर है और इसको अगर हम चार्ज देते हैं, सपोज इट इज गिवन बाय सम चार्ज, तो 3 चीजें हैं। नंबर 1, if conductor is given some charge q, प्रफुल्ल मुझे पानी ला दोगे फ्रिज से थोड़ा। तो पहला काम तो यह है कि चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड at the outer surface. And sigma depends upon shape. तो ये चार्ज जो है ये इस तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नंबर 2, पोटेंशियल will be same everywhere. अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, inside charge will be 0, inside field will be 0, and V is constant. Electric field at the surface is sigma upon epsilon 0 n cap, and need not be same everywhere. Need not be same everywhere. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ की तो इसके नॉर्मल होगी, यहाँ की इसके नॉर्मल होगी, यहाँ की इसके नॉर्मल होगी।
यहाँ के इसके नॉर्मल, ये 3 पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट ये है कि जो सिग्मा होता है that is inversely proportional to radius of curvature. और इसका मतलब आप समझ लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जानते ही हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में भी बताया था। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, एक बना लेते हैं, इलिप्स बना लेते हैं एक। सपोज ये इलिप्स बना है, तो सपोज कर लो मुझे यहाँ की ये आपका मेजर डायमीटर है, ये आपका माइनर डायमीटर। दूसरा मैं फिगर बना लेता हूँ एक, स्फीयर बना दिया, और एक मैंने बना दिया, सपोज ये क्यूब बना दिया, है ना। तो ये सब कंडक्टर्स हैं। तो अब अगर मैं मान लो इनको चार्ज क्यू देता हूं, तो क्यू चार्ज जो होगा वो इस पे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, बट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम हियर, यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मिनिमम है। क्यों? रीजन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक स्फीयर है। स्फीयर बहुत अच्छा है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम होती है। जो इसकी रेडियस होती है वही हर जगह इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होती है। तो हमारे शुरुआत यहीं से होती है कि सपोज हम एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं। लेट वी गिव चार्ज टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। अब मेरे पास कुछ कंडीशंस मालूम है, जैसे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, चार्ज सरफेस पे फैलेगा, पोटेंशियल सब जगह सेम होना चाहिए। तो ड्यू टू द हाई सिमेट्री पोटेंशियल सब जगह सेम होना चाहिए, तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सब जगह बराबर है, तो देयरफॉर ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिग्मा विल बी सेम एवरीवेयर। तो जरा निकालते हैं इसका पोटेंशियल क्या होगा। मान लो मैंने क्यू चार्ज इसको दिया है, तो स्फीयर के केस में तो सिंपल है, सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर। सब जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी और देयरफॉर एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैप। तो यहाँ पे नॉर्मल होगी और सिग्मा ये है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। देखो फॉर्मूला वही आ रहा है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिराइव किया था। अब इसको कंडक्टर के प्रोस्पेक्ट्स में देख रहे हैं तो स्फीयर के लिए तो ये रिजल्ट है, और अगर वो स्फीयर नहीं होगा तो इन शर्तों को मेंटेन करते हुए वो वेरी कर जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर पोटेंशियल निकालना है तो आई नो वेरी वेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा। ये ई मालूम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम है, तो अगर हम यहाँ पोटेंशियल निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर पोटेंशियल होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि देखिए V जो है V यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर। अब यहाँ पे जबरदस्ती इसको आर स्क्वायर लग देंगे तो Q/4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये पोटेंशियल आता है किसी जगह। अब क्योंकि कंडक्टर में सब जगह पोटेंशियल सेम आता है, अब तुम लोग ये पूछोगे कि पोटेंशियल सेम क्यों रह सकते हैं, बड़ा अलग अलग क्यों नहीं हो सकता। तो वो सीधी सी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल, अगर तुम्हें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए तो किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट होना नहीं चाहिए, dV/dr बराबर E हो जाता है। तो जब हर डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो है तो यानी हर तरफ पोटेंशियल सेम ही होना चाहिए। तो किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जो पोटेंशियल आता है वो न्यूमेरिकली सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो कर सकते हैं, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चूंकि पोटेंशियल सब जगह बराबर रहना है तो सिग्मा आर बराबर कांस्टेंट रहना है, तो इसलिए सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और इसका यूज अगर हम करते हैं तो सपोज अगर हम इलिप्सॉइड को चार्ज देते हैं तो यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा आएगा, सिग्मा ज्यादा होगा। यहाँ पे सिग्मा भी उतना ही होगा जितना इधर है उतना उधर है। और यहाँ पे भी जो सिग्मा होगा तो यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, तो यहाँ की सिग्मा सबसे कम होगा। और जैसे जैसे इधर जाओगे ये चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ मिनिमम, यहाँ मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम। तो इधर जाने पर, इधर जाने पर, इधर जाने पर, इधर जाने पर ये चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। तो ये इसकी कंडीशन रहती है। अगर हम क्यूबाइड को, इस क्यूब को चार्ज देते हैं तो देखो कॉर्नर पे तो आर बहुत कम होता है, आर तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये प्लेन सरफेस है तो इसका आर इंफिनिटी है, तो यहाँ लगभग चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम किसी क्यूबाइड को चार्ज देते हैं तो वो मोस्टली चार्ज जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पर, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे जमा हो जाता है। और इसी को आप लोग कहते हैं सर हाँ वो इसका वही होता है ना 6 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें कैसे आता है वो बता दीजिए। वो तो कैसे फ्लक्स आता है बेटा। मैं अच्छा तो चार्ज देने पे कहाँ कहाँ ये जाएगा, जैसे क्यूब है इसका तुम्हारे पास मेटल का, इसको तुमने क्यू चार्ज दे दिया तो सब जगह बराबर नहीं स्प्रेड होगा, कहाँ होगा ये ज्यादा, कॉर्नर्स पर होगा, ठीक है सर। जहां जहां आर की वैल्यू कम होगी। क्यूब खाली स्फीयर पे सब जगह बराबर आता है। जो तुम एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स वाली बात कर रही हो वो तो एक हाँ स्पेशल केस है, जब मैंने किसी जगह एक जगह क्लोज सरफेस पे चार्ज को बैठा दिया था और फ्लक्स वगैरह पूछ रहे थे। नाउ चार्ज इज नॉट बाउंड कि उसको एक जगह बैठना है,
कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज फैल जाता है, तो मैंने अगर उसको चार्ज दे दिया, कहीं से भी टच करा दिया, तो वो अपने ढंग से फैलेगा। तो कहाँ कहाँ मैक्सिमम जाएगा ये देखना है। ओके, यस सर। बोलो बेटा, कोई यस कंफ्यूजन हो सर। तो बोलो। हाँ, नो सर, नो। तो ये इस तरीके से ये चार्ज पड़ता है। जो आप लोग पढ़ते हो ना, कि जैसे ये मान लीजिए एक ये कंडक्टर है, सपोज यहाँ पर एक शार्प कार्नर है, तो अगर हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज ये डिफरेंट जगहों पर आउटसाइड फैलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो कहाँ होगा? कॉर्नर्स पे ज्यादा। यहाँ के चार्ज डेंसिटी, यहाँ की सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगी, तो देयरफॉर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। इसी में अभी आगे चल के एक टर्म आप लोग पढ़ते हो, कोरोना डिस्चार्ज, है ना, तो वो भी इसी से क्लियर होता है। तो अभी बताते हैं कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पर इतनी चीज हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ ली है। और मैम देयरफॉर आपने बोली थी शीट देने को, शीट नहीं शेयर कर। कल नहीं भेजी थी ना? नहीं। हाँ, कल नहीं भेजी थी, आज भेजते हैं, कल चले गए थे। अब देखिए यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, आज भेज देंगे बेटा पक्का। इसको मैंने चार्ज क्यू दे दिया है, चार्ज गिवन इज इक्वल टू क्यू। तो जब इसको चार्ज देंगे तो ये इस पे स्प्रेड आउट कर जाएगा, कॉर्नर पर ज्यादा, फ्लैट सरफेस पे कम। कहाँ कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट पोटेंशियल पूरे कंडक्टर का सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो Q अपॉन V है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। C से डिनोट करते हैं, तो C बराबर Q अपॉन V। अब इसको कैपेसिटी क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है, हम बता दे रहे हैं। जब ये कंडक्टर जो है चार्ज किया जा रहा है, तो किसी भी जगह एक कोई पॉइंट ले लें, उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये ई है, ये वी सब जगह सेम रखना है, तो ई सब जगह डिफरेंट होगी, तो किसी एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। खैर ठीक है, अगर आप चार्ज इसको और दे देते हैं, इफ वी गिव मोर चार्ज, तो ये वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, वी विल इंक्रीज, क्योंकि ये जो C है ना, दैट इज द कांस्टेंट फॉर दिस कंडक्टर। ये C इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जो कंडक्टर की शेप, कंडक्टर की साइज, और जो मीडियम बाहर हो उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप चार्ज और दे देंगे तो Q प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू Q है, तो चार्ज और बढ़ जाएगा, वोल्टेज और बढ़ जाएगा, और देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक खास चीज होती है, ये एक नया टर्म है जो मैंने पाया कि न्यूलाइट में मोस्टली स्टूडेंट नहीं जानते थे, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आप लोग जानते हो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन?
फॉर ए मीडियम, जिसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। किसी को पता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर मीडियम? जब किसी मीडियम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें विदस्टैंड कर सकती है उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब जैसे एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो एयर में इससे ज्यादा की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने पर क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। आप इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करोगे। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी तो तुरंत वहां पे स्पार्किंग होने लगेगी और करंट वगैरह बहने लगेगी, ये सब हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन बहुत सिंपल सा है कि जो मीडियम्स हैं वो होते तो मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये मीडियम का कोई मॉलिक्यूल है, एयर है तो एयर का मॉलिक्यूल है, और इसमें आप कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा भाई? एटम्स होंगे, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो चार्जेस आर देयर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इधर खींचेगी, नेगेटिव को इधर खींचेगी, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये पोलराइज हो जाता है। ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ोगी ये पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होने लगता है, और ई की एक वैल्यू पर ये क्लीवेज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग, क्योंकि इतना ज्यादा चार्ज हो गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इंड्यूस चार्जेस पर फोर्स, उनका जो बॉन्डिंग फोर्स है जिनकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उससे ज्यादा हो गया। तो इसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो सीधी सी बात है, जिस पर ये क्लीवेज होता है उसको वही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और इस फिनोमिनन को अगर तुमने जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो ये मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग टूट जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ भाग जाते हैं, नेगेटिव चार्ज एक तरफ भाग जाते हैं, सारी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और अगर किसी पॉइंट पर ये ब्रेकडाउन हो गया तो आप ये सब मामला खत्म, क्योंकि तब सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपने एस्टेब्लिश किए थे वो खत्म हो गया। यानी एक कंडक्टर को एक हम सबसे मतलब मैक्सिमम से ज्यादा चार्ज नहीं देख सकते। तो अगर हम देख रहे हैं कि किसी कंडक्टर को मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं, तो चार्ज गिवन मैक्सिमम चार्ज, हाँ मैक्सिमम चार्ज, हाँ सर पोलर डाइइलेक्ट्रिक का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में वो जीरो होगा? हाँ जीरो होगा, जीरो होगा। आई हैव नॉट कम इन द डाइइलेक्ट्रिक, लेकिन फिर भी उसका आंसर जीरो ही होगा। वेरी गुड, वैसे सही क्वेश्चन पूछा तुमने। तो अभी तो मैंने डाइइलेक्ट्रिक सिर्फ नाम लिया है कि किसी भी मीडियम में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश की जा सकती है उसको डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और यहां से किसी कंडक्टर को जो मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है वो डिपेंड करता है उस मीडियम की उस
कंडक्टर की कैपेसिटी पर और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सर ये कंडक्टर डिपेंड करेगा ना कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। हाँ, अब जैसे मान लो एक स्फीयर है और इसकी रेडियस 1 मीटर ले ली, इसको मैंने एयर में रख दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, तो इसको हम मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? तो फॉर्मूला तो तुम्हें मालूम है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², जो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे प्रोड्यूस करेगा। तो जितना चार्ज दे दो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी लेस देन दिस, क्योंकि इससे ज्यादा हो गया तो ये कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा। ये मैं बताना भूल गया था, ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को ही कोरोना, वैसे कोरोना का नाम लेने से डर लगता है, कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा, इसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। एक्चुअली कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है कि यहाँ तो सब जगह होगा तो डिस्चार्ज एक साथ ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है। तो 3 × 10⁶ और 9 × 10⁹ और ये मैक्सिमम Q/1 का स्क्वायर। तो इसको जो मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है 1/3 × 10⁻³ कूलम का ही चार्ज मैक्सिमम दिया जा सकता है। उससे ज्यादा देने पर ये कैपेसिटर फट जाएगा, ये इस कंडक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारा चार्ज ये आसपास की एयर को ये आयनाइज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे। तो ये जो आयंस होंगे वो उड़ उड़ करके यहाँ आएंगे और कैपेसिटर ये कंडक्टर के सारे चार्ज को खत्म कर देंगे। अब मान लीजिए हमारे पास ये है, ये स्फीयर ही है, लेकिन यहाँ पर एक बीक निकली हुई है। तो बेटा ये यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से काफी ज्यादा होगी। और मैक्सिमम चार्ज तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कहीं भी डिस्चार्ज ना हो। तो जिस जगह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के कैलकुलेट करना है ये, और ध्यान रखना है कि उस जगह की फील्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से ज्यादा ना हो। तो ये हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे थे, और कैपेसिटी इसीलिए आई कि Q बराबर CV या C बराबर Q/V, मोर चार्ज मोर पोटेंशियल, कैपेसिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बट देयर इज ए लिमिट। आप चार्ज देंगे और वोल्टेज उनका रेशियो कैपेसिटी होगी, बट यू कैन नॉट गिव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज टू ए कंडक्टर। आपको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बचाना पड़ेगा, इसीलिए इस टर्म को कैपेसिटी कहते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर वो जो पीक बनाए थे, पीक से करंट या इलेक्ट्रॉन रिलीज तभी होगा जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज तो आप कंडक्टर को दे रहे हो ना, यहाँ कंडक्टर को चार्ज दो तो सब जगह चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ चार्ज सबसे ज्यादा आ जाएगा, वहां पर ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो गया ना, तो ब्रेकडाउन हो गया तो हो गया, तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वरना नहीं होगा जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा। हाँ तब तक नहीं होगा। जी। लेकिन अगर एक भी जो इरेगुलरिटी आ जाती है ना, उसकी वजह से मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज बढ़ती है। चलिए, तो हम लोग यहाँ थे कंडक्टर पे। तो कंडक्टर पे चार्ज था Q, जो कि इधर फैला हुआ था, और पोटेंशियल था V, तो C बराबर था Q/V। अच्छा, ये जो Q/V का रेशियो है, इसकी यूनिट फैराड होती है। बाकी तुम लोग समझदार हो, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड सब जानते हो।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको तुम्हें क्या करना है कि इस एनर्जी चार्ज को देने में कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो वो वर्क या पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी निकाल लेते हैं। तो सपोज कर लो इसको किसी समय इस पे चार्ज Q था और वोल्टेज V था। अब फिर मैंने dq चार्ज और दिया तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा dw बराबर v dq, इंटीग्रेट 0 से q और 0 से w, और v के जगह लिख देंगे q/c। तो ये इंटीग्रल आप लोग सब जानते हो, बहुत पुराना इंटीग्रल है। 1/2 q² c आ गया। तो मेरे पास इस यही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी ½ q² c। q की जगह cv लिख दो तो ये ज्यादा फॉर्मूला प्रचलित है, ½ cv², बट आई कैन राइट इट ½ qv आल्सो, तीनों ही है। तो दिस इज द कैपेसिटी रिलेशन एंड दिस इज द एनर्जी रिलेशन। अब यहाँ पर आपको तरह तरह के कंडक्टर की कैपेसिटी पूछी जा सकती है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो निकालो इसको, देखो जल्दी से निकल आएगा। बहुत सिंपल है, ये स्फीयर ले लिया, इसकी रेडियस r ले ली। अब इसको चार्ज q दे दो। जिस कंडक्टर की कैपेसिटी निकालनी है उसको तुरंत चार्ज q दे दो। अब क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इसका v ज्ञात करो। तो यहां तो भाई सिंपल है, v हमें मालूम है, कंडक्टर है, चार्ज दे दिया, अंदर रहेगा नहीं, तो v कितना रहेगा 4πε0 q/r। और कैपेसिटी होती है बेटा गिवन चार्ज अपॉन वोल्टेज, तो ये आ जाएगी 4πε0 r। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू 4πε0 r। अब आपको डिफरेंट शेप भी दी जा सकती हैं। इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ, तो Q दो, V निकालो, Q/V कर दो, उसको कैलकुलेट करो। अब देखो जैसे इसमें हम दे रहे हैं एक, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर की कैपेसिटी। अब देखो एक बहुत पुरानी चीज ले रहे हैं, ये आज का लास्ट है कि सपोज ये दो कंडक्टर हैं, इनकी कैपेसिटी C1 C2 है एंड दे आर insulated. Insulated means they are far apart, sufficient distance है और एक पे दूसरे का प्रभाव नहीं होता है।
तो सपोज कर लो इनको मैंने चार्ज दे दिया, इसको चार्ज Q1 दे दिया, इसको चार्ज Q2 दे दिया, कुछ वोल्टेजेस भी इस पे आ जाएंगे। तो V1 बराबर आ जाएगा Q1 अपॉन C1 और V2 बराबर Q2 अपॉन C2। और इस तरीके से चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, इनको कांटेक्ट में ला दिया, आपस में जोड़ दिया। ऐसे इनको एनी हाउ जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, अब कंडक्टर है, चार्ज फ्लो कर सकता है, और दोनों कांटेक्ट हो गए तो अब ये दोनों एक कंडक्टर बन गए, लाइक दिस। तो इनके पोटेंशियल बराबर होने चाहिए। तो देयरफॉर चार्ज जो है कुछ माइग्रेट कर जाएगा इस पे। चार्ज जो पहले, कैपेसिटी तो नहीं बदलेगी क्योंकि शेप साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट इस पे चार्ज चेंज हो जाएगा, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम मान, और वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉमन वोल्टेज क्या होगा। तो चूंकि दोनों आइसोलेटेड कंडीशन में है तो चार्ज कंजर्व रहेगा, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाई चार्ज कंजर्वेशन, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है। और देखिए हमारे पास फाइनल वोल्टेज दोनों के सेम होंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू C1 इज इक्वल टू Q1 डैश। तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू V, तो सिमिलरली Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। अब बराबर चाहो Q1 Q2 रहने दो, चाहे इसको भी C1 V1 C2 V2 कर दो, तो C1 V1 प्लस C2 V2। तो मेरे पास V बराबर हो जाएगा C1 V प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इन दोनों का कॉमन वोल्टेज इतना रह जाएगा, दोनों का चेंज हो जाएगा, और ये फाइनल चार्जेस इन पे क्या अपीयर हो जाएंगे, Q1 डैश इज इक्वल टू, तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू V, तो C1 और V तो यही है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2 इंटू यही वाली चीज, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो क्लियर है कि Q1 और Q2 डैश का जो फाइनल रेशियो है वो उनकी कैपेसिटीज के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा।
अगर इसकी कंबाइंड कैपेसिटी निकालना चाहें, इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी C2 थी, नाउ दे आर इन कांटेक्ट, तो कंबाइंड कैपेसिटी निकालने के लिए कुछ ज्योमेट्रिक फैक्टर भी चाहिए। वैसे इन जनरल हम निकाल सकते हैं कि कैपेसिटी बराबर होती है चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो चार्ज तो वही था Q1 प्लस Q2, लेकिन जो इनका वोल्टेज था वो V था। तो V कितना है, ये है V, ये है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कैपेसिटी C1 प्लस C2। तो अगर दो कंडक्टर को हम जोड़ दें, कांटेक्ट में ला दें, तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2 हो जाती है। तो ये मेरे पास आज का आर्टिकल था। ओके, अब आज की क्लास खत्म करते हैं। तो थैंक यू। सर हाँ हाँ बताओ। किसी सरफेस के कारण E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आता है, सरफेस डेंसिटी। हाँ बताओ। एक सरफेस के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ और सर एक सेमी सर्कल है, आप स्क्रीन लाइए थोड़ा, उसे हम आपके व्हाट्सएप भेजे थे, आप वो रिप्लाई नहीं किए। सेमी सर्कल किस को नंबर से भेजा था? सर लास्ट में 3530 है क्या नंबर? सेमी सर्कल है, हाफ साइड हमने माइनस चार्ज दिया, हाफ साइड पॉजिटिव चार्ज दिया, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। तो हम 3505 था ना? लास्ट में 63 से स्टार्ट था। आया नहीं क्या मेरे पास? दोपहर को भेजे थे सर, सुबह आज भी दोपहर भेजा? जी भेजे थे। फिर से भेज दें क्या सर? देख रहे हैं, होना चाहिए। हाँ 3530 ये आया। तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हम निकाले हैं 2k एप्सिलॉन नॉट बाई आर आ रहा है, 2k लैम्डा। ये है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, हाँ है ना? इधर तुमने चार्ज दे दिया -Q। यस, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि चार्ज बराबर है, हाँ वो है। और इधर प्लस चार्ज। तो बेटा ये एक्चुअली 2 क्वार्टर रिंग में बदल गया। यस तो क्या तुम्हें फार्मूला याद है कि अगर ये कोई चार्ज आर्क होती है तो इस सेंटर पे अल्फा एंगल सबटेंड करती है, तो यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी वैल्यू हमने कुछ बताई थी, तुम्हें याद है? 2k लैम्डा बाई आर एप्सिलॉन साइन थीटा बटे 2 सेंटर पे। अच्छा, तो तुम उस फॉर्मूले से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाली है ना, ये E आ जाएगी और ये E उसी फॉर्मूले से आएगी, ठीक है ना? यस और इसकी वजह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे जाएगी, यस ठीक है ना? वैल्यू इसकी भी सेम आएगी क्योंकि चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम। और चूंकि ये 90 डिग्री का है तो ये 45 के होंगे। यस इसके दोनों कंपोनेंट जोड़ दो तो 2e cos 45 या e√2,
हाँ ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट इसके ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी, उसकी वैल्यू E√2 हो जाएगी। और E की वैल्यू तुम्हें इसी फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी जो हमने बताया। सर हम जो निकाल रहे हैं 2k लेमडा बाई आर हम निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ जो लिखा हुआ है 4k लेमडा बाई आर लिखा हुआ है, यही हमें कंफ्यूजन कर रहा था। सर जब हम इसे लिख रहे हैं, इसके E√2 आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेमडा कितना ले रहे हो? लेमडा नहीं, अभी तो हम यहाँ पे Q/, पाई आर होना चाहिए। 2πr/4 आएगा। लेमडा 2 क्योंकि ये Q चार्ज 1/4 सेमी पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। या अगर लेमडा के टर्म में ही याद हो तो लेमडा के टर्म में ही निकल आता है। इसका फाइनल आंसर बताइए, हम सही हैं या हमारा सही आंसर या गलत है? हमारा आंसर ये जो लिखा हुआ है वहाँ 4k लेमडा बाई आर गलत है, ये हमें तो लग रहा है। गलत ही हमें भी लग रहा है। इसका फाइनल हम आपसे केवल, आपने वहाँ किए थे तो हम आपसे केवल पूछे थे कि फाइनल आप आंसर बता दीजिए, हम लगा रहे थे तो हमें गलत लग रहा है इसका, बस यही हमें मतलब कंफ्यूजन था। एक्चुअली मुझे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे डिराइव करना पड़ेगा। नहीं हम बता रहे हैं सर, फार्मूले हम बता रहे हैं आपको। हाँ बताओ कि कौन सा फार्मूला है इसका? है 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बटे 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बटे 2। यहाँ ऐसे लिखा है ये सेंटर पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब जो आएगा सेंटर। नहीं ये साइन थीटा बाई 2 मैंने सही लिखा है। हाँ आप साइन थीटा, सर आप स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, हैं? आपकी नहीं शेयर हो रही है। हाँ अब शेयर हो गई। ये सही लिखा है देखो। यस ये सही है आपका। हाँ तो ठीक है 2, अब देखो E की जगह लिख दो 2/r। K का मतलब जानते ही हो हम लोग क्या लेते हैं, 1/4πε0 है ना। तो 2/r, K की जगह 1/4πε0 लेमडा। अब देखो ये जो साइन थीटा बाई 2 है तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो साइन 45 और ये √2 आ गया, तो साइन 45 भी √2 होता है, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा लेमडा अपॉन 2πε0r। ये इसका लेमडा के टर्म में आंसर है। क्यू के टर्म में इसका आंसर, क्यू के टर्म में आंसर लिखना है तो तुम क्यू बराबर क्या होगा, अगर इसका चार्ज -q है तो क्यू बराबर ये है, तो 1/2πε0r, और क्यू की जगह लिख दो, लेमडा की जगह लिख दो Q/2πr/4। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर। ओके सर। वहाँ यही हमें कंफ्यूजन था, वहाँ 4 लिखा हुआ था। 4 कट जाएगा है ना। हाँ तो सही। Q/π² ε0r²। यस सर, थैंक यू सर।